Hello students, today I am going to discuss the holozoic nutrition in human beings. This holozoic nutrition is related to the second chapter of science named nutrition in animal. हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट में ये कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, फिर वहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, एनिमल में ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डिफिनीशन पे हम चलेंगे। जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड को एब्जॉर्ब करना और उसका यूटिलाइज करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट के केस में आप लोगों ने देखा था कि प्लांट में दो टाइप के न्यूट्रिशन होते थे। फर्स्ट था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल के केस में आप देखेंगे, एनिमल के केस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, एनिमल के केस में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि जो एनिमल होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो हो नहीं सकती है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करेंगे। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने के लिए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, CO2 वाटर ये सब प्रोसेस का होना ज़रूरी है, और एनिमल में क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। इसलिए एनिमल में जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो प्लांट पे डिपेंड होता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशंस जो ऑटोट्रॉपिक ना हो वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस इसके कई मूड होते हैं, जिसमें से हम लोग आज स्टडी करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड फूड मटेरियल को फीड करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सॉलिड फूड मटेरियल्स का मतलब होता है कि रेडीमेड फूड को अगर कोई ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है, कोई ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमन बींग्स के केस में, एनिमल के केस में, ये लोग क्या करते हैं, ये रेडीमेड फूड सॉलिड फूड को लेते हैं, सॉलिड फूड को खाते हैं। इसलिए इनके न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि एक प्रकार का कैसा न्यूट्रिशन है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ये अमीबा से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक होता है। इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं, वन बाय वन उसकी स्टडी करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो स्टेप होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ होता है इजेशन। ये 5 स्टेप होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन की। इन टेकिंग ऑफ फूड को अंदर की तरफ लेना। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए उसके पास इन टेकिंग ऑर्गन होने चाहिए। सबके पास इन टेकिंग ऑर्गन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा जो फूड एब्जॉर्ब करता है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। स्यूडोपोडिया उसकी बॉडी में बनता रहता है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स फीड। ये कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ से ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। पैरामीशियम सीलिया के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, यूग्लिना फ्लैजला के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से आपने ह्यूमन बींग्स
हैंड के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे बफेलो काऊ ये डायरेक्टली माउथ से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इंजेशन मीन्स होता है इन टेकिंग ऑफ फूड, फूड को अंदर की तरफ लेना। तो फूड सबसे ये पहला स्टेप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया ना आपको। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड सॉलिड फूड को एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड फूड को खाता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके स्टेप कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले क्या करेगा, वो फूड को अंदर की तरफ लेगा, इनटेकिंग करेगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, जिसमें इनटेकिंग ऑर्गन सबके अलग अलग होंगे। सेकेंड नंबर पे आता है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है चूंकि जब फूड एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, अंडरस्टैंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। आगे हम लोग डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, आपके सामने फिगर बना हुआ है। तो फूड ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड नंबर पे आता है एब्जॉर्प्शन, और यहीं पे बता देता हूँ ये डाइजेशन जो कंप्लीट होता है ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, इसी में पूरा ह्यूमन बींग्स के केस की बात कर रहे हैं। तो ये जो डाइजेशन कंप्लीट होता है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग। नंबर आता है अगला एब्जॉर्प्शन का। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फाइनली वो हमारे ब्लड के माध्यम से, ब्लड को मीडियम बना करके वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सेल्स में वो पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अंडरस्टैंड। ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। वहीं पर विलाई पाए जाते हैं जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पर फूड हमारा मिल करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट सेल्स में पहुँचता है। एसिमुलेशन, एसिमुलेशन मीन्स होता है अब उस फूड जो हमारी सेल्स में पहुंच गया है, अब उस फूड चूँकि ग्लूकोज के फॉर्म में वो फूड हो चुका है, अब वहाँ से वो फूड ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, वहाँ से ब्रीथिंग के द्वारा वो ऑक्सीजन बॉडी की सेल्स में जाती है और फूड से रिएक्ट हो करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी फिर हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल होती है। तो एनर्जी के बनने की जो प्रोसेस होती है पूरी वो कहलाती है एसिमुलेशन, अंडरस्टैंड। और लास्ट हेडिंग्स आती है इसकी इजेशन। इजेशन मीन्स अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है वो बॉडी के एनस से होकर के बाहर निकल जाता है, ये प्रोसेस कहलाती है इजेशन की, अंडरस्टैंड। ये 5 स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स, ये 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन एक प्रकार का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शुरू में हमने बता दिया था, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है, यानी ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होता है, तो उस न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसी का एक पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बींग्स में ये पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में इंजेशन कैसे होता है। तो नॉर्मली वो हम सब लोग जानते हैं कि इंजेशन की जो प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में बाई हैंड होती है, कोई डायरेक्टली बाई माउथ से तो लेता नहीं है, हैंड से उठा के ही माउथ में ले जाता है। तो इंजेशन की जो प्रोसेस होती है वो बाई हैंड होती है, और फूड हमारा जो पहुंच जाता है वो माउथ के पास यानी बक्कल कैविटी तक पहुंच जाता है। अब यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है डाइजेशन की। जब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो पूरा माउथ से लेके स्टार्ट होता है और लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है, लेकिन ये सारे पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये जो हमारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है जिस पार्ट में, उस पार्ट को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एट टू 10 मीटर ये लंबी होती है, माउथ से लेकर एनस तक ये फैली होती है। अगर इसके पार्ट को हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी बक्कल कैविटी, सेकेंड नंबर पे आता है आपका आइसोफेगस और फूड पाइप, थर्ड नंबर पे आपका आता है स्टमक, फोर्थ नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
5th नंबर पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में आता है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके अंदर जो सब पार्ट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बक्टल कैविटी। अब जैसे हमने इनटेकिंग कर लिया फूड को, तो ये फूड हमारे माउथ में पहुंच गया। अब डाइजेशन माउथ का स्टार्ट होना है। तो माउथ में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। हम क्या देखते हैं कि माउथ में क्या क्या होता है। माउथ में हमको सलाइवा दिखाई देती है, टंग दिखाई देता है, टीथ दिखाई देते हैं। 3 मेन पार्ट होते हैं माउथ में जो डाइजेशन के फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। आपने फूड को मुंह में लिया, माउथ में लिया, ओके, चूँकि फूड हमारा कैसा है, सॉलिड है, रेडीमेड फूड है, अनडाइजेस्टेड है, हमको उसको डाइजेस्ट करना है। तो टीथ क्या करेंगे, उसको टीयरिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, च्यूइंग करेंगे, बिटिंग करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ये सब प्रोसेस टीथ के द्वारा स्टार्ट होती है। सिंपल पीसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर। सबका फंक्शन अलग अलग होता है, अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद से फूड क्या होता है, जो हमारे मुंह में सलाइवा होती है, सलाइवा फूड में मिल जाती है। इसका काम होता है फूड के पेस्ट बना देना। सलाइवा हमारे माउथ में 3 पेयर पाई जाती है। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज का एक फंक्शन ये होता है कि जो स्टार्च, जो फूड स्टार्च के रूप में हम लोग लेते हैं, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देती है सलेवरी एमाइलेज। ये एक एंजाइम होता है जो कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। अंडरस्टैंड? सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप चपाती यानी रोटी जब आप खाते हैं और उसको च्यूइंग करते जाते हैं तो कुछ समय के बाद वो आपको मीठी लगने लगती है। रीज़न क्या है कि वो सलाइवा चपाती में जो च्यूइंग कर रहे थे आप, तो सलाइवा उससे मिल गई और उसने स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। तो टीथ का काम हुआ फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना। सलाइवा उसमें मिक्स हो गई और मिक्स होने के बाद स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज किया। इसके अलावा सलाइवा का एक फंक्शन ये भी होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ क्वांटिटी में फूड में आ चुके हैं उसको वहाँ पर किल कर देती है। अंडरस्टैंड? और साथ ही साथ जो हमारी टंग होती है, टंग में टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमको टेस्ट मिलता है ना, तो टेस्ट बड पाए जाते हैं। बिटर टेस्ट के लिए, स्वीट टेस्ट के लिए, सोर टेस्ट के लिए। तो टंग टेस्ट लेने का काम करती है, साथ ही फूड को मिलाने का भी काम करती है आपस में। और यानी यहाँ तक माउथ में ये 3 पार्ट होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, टीथ, सलाइवा और टंग। अब फूड हमारा यहाँ ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जाता है। जो फूड नीचे की तरफ जाता है इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट जैसे क्या होता है, ये जो हमारा आइसोफेगस होता है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं आइसोफेगस का, ये बिल्कुल जैसे फिश के तरीके तो, जैसे फिश ऐसे ऐसे करके स्विम करती है ना, तो इस तरीके से ये आइसोफेगस का पार्ट होता है। जब फूड अंदर की तरफ जाता है तो जहाँ पर जाएगा वो पार्ट ओपन हो जाएगा। फिर जब वो और नीचे की तरफ मूव करेगा तो पहला वाला पार्ट जो ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाता है। फिर जहाँ पर वो पहुँचेगा वो पार्ट ओपन हो जाता है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। तो फूड हमारा पेरिस्टलेटिक मूवमेंट से होता हुआ आइसोफेगस में पहुंच जाता है। आइसोफेगस से होते होते ये हमारा पहुंच जाता है स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो वहां पर वो 4 से 5 आवर्स तक रहता है। स्टमक के बारे में अगर हम देखें, जे शेप स्ट्रक्चर में होता है। इसमें मेनली गैस्ट्रिक ज्यूस प्रेजेंट होता है। स्टमक में फूड जब पहुंच जाता है, आइसोफेगस से होते होते फूड पहुंच जाता है स्टमक में, और स्टमक में फूड 4 से 5 आवर्स तक मौजूद होता है। इसमें गैस्ट्रिक ज्यूस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ज्यूस में
3 मटेरियल पाए जाते हैं। फर्स्ट है HCl, म्यूकस और थर्ड है पेप्सिनोजेन। जब हमारा फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक ज्यूस पाया जाता है। गैस्ट्रिक ज्यूस के अंदर ये HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन ये 3 मटेरियल पाए जाते हैं और तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें से सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो HCl होता है ये एक एसिड होता है जिसका मेन फंक्शन होता है, ये जो पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जो HCl होता है, इस पेप्सिनोजेन एंजाइम जो इनएक्टिव एंजाइम है इसको एक्टिवेट कर देता है और पेप्सिन में चेंज कर देता है। बाद में ये पेप्सिन प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करता है ये पेप्सिन। तो इतना हम जान लें कि पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये किसके द्वारा होता है, HCl के द्वारा होता है। HCl क्या है, एक एसिड है। साथ ही साथ HCl का एक फंक्शन और भी होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गए हैं फूड के थ्रू, उनको किल करने का भी काम HCl का होता है। अंडरस्टैंड। और देखिए म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये म्यूकस का, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है और एसिड ये हमारी जो स्टमक है ये आपका एक टिश्यू है, टिश्यू को डैमेज कर सकता है HCl, इसलिए म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्शन, मस्कुलर टिश्यू है तो म्यूकस उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो म्यूकस की वजह से HCl हमारे मस्कुलर टिश्यू जो कि स्टमक का मस्कुलर टिश्यू है उसको डैमेज नहीं कर पाता है। तो गैस्ट्रिक ज्यूस में अंदर इतने पार्ट पाए जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्टमक में जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो फूड बचता है पेस्ट के रूप में उसको काइम कहा जाता है, काइम। बाद में ये फूड मूव करके पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो उसके अलावा जो हम देखते हैं कि बहुत सारे और जैसे पैनक्रियाज है, लीवर है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से भी डिफरेंट प्रकार के ज्यूस, डाइजेस्टिव ज्यूस सिक्रीट होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। जैसे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक ज्यूस आता है, लीवर से बाइल ज्यूस आता है। लीवर और पैनक्रियाज ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, दोनों से डाइजेस्टिव ज्यूस सिक्रीट होते हैं। लीवर से जो डाइजेस्टिव ज्यूस सिक्रीट होता है उसका नाम है बाइल ज्यूस। ये सिक्रीट होता है लीवर में, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में और आता कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहले से मौजूद है काइम के रूप में, हमने आपको बता दिया है। स्मॉल और पैनक्रियाज से एक ज्यूस आ रहा है पैनक्रियाटिक ज्यूस। खुद इंटेस्टाइन के पास, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक ज्यूस होता है, इसका नाम है इंटेस्टाइनल ज्यूस। तो हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स कि 3 टाइप के ज्यूस, जैसे लीवर से बाइल ज्यूस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक ज्यूस और स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल ज्यूस। ये तीनों ज्यूस मिल करके फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। आप लोग समझिएगा कि ये जो एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको कहते हैं ड्यूडेनम, यहाँ पर ज़्यादातर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम, ज्यूजियम। ड्यूडेनम, इलियम, ज्यूजियम 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। यहाँ पर पूरी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम कहते हैं विलाई। विलाई, विलाई में ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड को ले जाने वाली वेसल्स होती हैं,
जब फूड हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, तो वहीं से वो ब्लड में मिल जाता है। अंडरस्टैंड? ब्लड में मिल करके फिर वो बॉडी के डिफरेंस ऑर्गन और डिफरेंस सेल्स में पहुंच जाता है। इसी को हमने शुरू में आपको बताया था कि इसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, जो कि कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो प्रोसेस। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो गया हमारा, वो जो विलाई पार्ट होता है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वहीं पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पर वो फूड ब्लड में मिल जाता है और वहाँ से डिफरेंट सेल्स डिफरेंट ऑर्गन में पहुँच जाता है। फिर बाद में वो फूड जो अब फूड बच चुका है वो पहुँच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पहुँच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। ये सब आपको फर्दर क्लासेस में बताया जाएगा। सीकम, कोलम, रेक्टम, वहाँ पर इस लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक फंक्शन होता है कि जो फूड के अंदर वाटर है फूड के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और उसको एब्जॉर्ब करके जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के पास भेज देता है, जहाँ से वो फेसेस बन के बाहर निकल जाता है, और फेसेस के बाहर निकलने की प्रोसेस को डिफिशिएशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये पूरी प्रोसेस जो आपने देखी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे बॉडी में होता है, ये किस तरीके से होता है, ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अंडरस्टैंड? एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है, 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, अब जब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, तो सबसे पहला पार्ट होता है बक्कल कैविटी का। उसमें पहला पार्ट होता है माउथ का। माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ में टीथ होता है, सलाइवा होता है, और साथ ही साथ टंग होती है। टीथ के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। टीथ, हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर ये इन फ्रंट ऑफ द माउथ होता है, मुंह के एकदम सामने होता है। इसका मेन फंक्शन होता है बिटिंग एंड कटिंग, बाइटिंग एंड कटिंग, काटना फूड को। और इनकी संख्या, नंबर ऑफ टीथ, ये 4 होते हैं। लोअर जा में भी 4, अपर जा में भी 4, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 8। कैनाइन, ये पॉइंटेड शार्प टीथ होता है, जो उसके बगल में होता है, जो नुकीला सा दिखाई देता है टीथ। इनका काम होता है टीयरिंग। इनकी संख्या 2 होती है। प्रीमोलर और मोलर दोनों का सेम फंक्शन होता है, चिविंग एंड ग्राइंडिंग, चबाना और पीसना। प्रीमोलर की संख्या 4 होती है, नंबर ऑफ प्रीमोलर इज 4, एंड मोलर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। ये सब एक जॉ की बात कर रहा हूँ, एक जबड़े की बात कर रहा हूँ, और दोनों मिला के डबल कर देंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 32। 4 + 2 + 4 + 6, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 16, 16 × 2 = 32। इन्फेंट में इनकी संख्या 20 होती है। इन्फेंट में कंप्लीट जो टीथ होते हैं वो 2 ईयर्स तक निकल आते हैं, और एडल्ट में इनकी संख्या 32 तक हो सकती है। आपने ये टीथ के बारे में देख लीजिए इसको। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, नंबर्स याद करना इंपॉर्टेंट है। इंसीजर 4 होते हैं, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4, मोलर 6 एक जा में, और फिर दूसरे जा ऊपर वाले जा में फिर वही डबल कर देंगे, तो कुल मिलाकर 32 हो जाते हैं। तो टीथ को आपने समझ लिया, टीथ का मेन फंक्शन होता है फूड को चिविंग करना, कटिंग करना, ग्राइंडिंग करना। उसके बाद हम आते हैं सलाइवा पे। सलाइवा 3 पेयर होते हैं। ये सलाइवा का जो मेन फंक्शन होता है वो फूड में, सलाइवा का एक मेन फंक्शन तो ये होता है कि सलाइवा में एक एंजाइम पाया था, सलेवरी एमाइलेज, जिसका काम होता है स्टार्च को ग्लूकोज यानी माल्टोज में चेंज करना, स्पेशली क्योंकि स्टार्च जो होता है उसका डाइजेशन सिर्फ यहीं पर होता है, मेनली यहीं पर होता है, माउथ में सलाइवा ही करती है। उसके अलावा सलाइवा में जो फूड में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, सलाइवा उसको भी किल करने का काम करती है। और टंग का काम आप जानते होंगे, टेस्ट को लेना। ओके, फूड हमारा यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है माउथ में, और ये पेरिस्टलिसिस मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये आइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक में 4 से 5 आवर्स तक फूड होता है। स्टमक में
जो जूस मौजूद होता है उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसमें HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन जो कि एक एंजाइम ये पाए जाते हैं। HCl का काम होता है इस पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है, जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, उसको एक्टिव करना। जब वो एक्टिव हो जाता है तो पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। अंडरस्टैंड। म्यूकस का काम होता है HCl से बॉडी को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि HCl एक एसिड है। साथ ही साथ HCl का एक फंक्शन ये भी होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ चुके हैं उनको किल करना। फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। हाँ, जो स्टमक में फूड होता है जब वो डाइजेस्ट हो जाता है उसको काइम कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है तो वहाँ पर जो हमारी बॉडी की और सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जैसे पैनक्रियाज है, लीवर है, इनके द्वारा जो जूस सिक्रीट होते हैं, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, खुद इंटेस्टाइन के पास इंटेस्टाइनल जूस होता है। ये सब मिलकर फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं और इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया था, इसको विलाई कहते हैं। वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ले जाती हैं। वहाँ पर वो फूड स्टोर होता है। बाद में एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, यानी हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन बॉडी की हर सेल में जाती है और जा करके फूड के साथ रिएक्शन करके फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड। फिर वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि डाइजेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है उसके बारे में ये आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं।